जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन, इसका डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर एनसीईआरटी का है और एसएसटी के लिए और एनवायरनमेंट का जो सेक्शन है पेपर वन में, जो सुबह आपका पेपर होगा सीटेट का, ठीक है। सीटेट का जो सुबह पेपर होगा उसमें एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका एसएसटी सब्जेक्ट है, ठीक है, एसएसटी अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, सोशल साइंस के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो वीडियो को पूरा देखिए और यहाँ से आपका जो है 2-3 नंबर हो सकता है, बन सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और ये जो पीडीएफ है आपको दिख रही है, अगर आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए डेसिमल 004, आपको ऐसा लोगो दिखेगा, ठीक है। तो वो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। आपको वहाँ पर पीडीएफ मिलेगी और डेली हम लोग एमसीक्यू जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है। एमसीक्यू वहाँ पर अपलोड करते हैं, उसको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका डिस्कशन चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी में ऊपर पहले क्या होता है, चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ी कहानी या पोएम टाइप की चीज़ें दी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है थोड़ी सी ये जो दी हुई है स्टोरी या फिर जो पंक्तियाँ हैं, इनको आप पढ़िए एक बार। आप इस तरह इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं होता, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर संसाधनों के बारे में बात की गई है ना, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है। अब देखिए, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कहना है कि हम अकेले नहीं हैं इस पृथ्वी पर। यहाँ पर छोटे से बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल तक करोड़ों जीवधारियों के साथ रहते हैं। ये पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधता से भरा हुआ है। जैव विविधता समझते हैं ना? जैव विविधता मतलब जहाँ पर कई प्रकार के जीव रहते हो, वहाँ की जैव, जैसे मान लिया कोई एक जगह है जहाँ पर केवल 2 जीव रहते हैं, एक जगह है जहाँ पर कम से कम 50 जीव रहते हैं। तो जहाँ पर 50 जीव हैं उसकी जैव विविधता ज़्यादा मानी जाती है, ठीक है, कंपैरिजन में इसके, ठीक है। तो जहाँ पर ज़्यादा जीव जंतु होते हैं उसकी जैव विविधता अधिक होती है। तो पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि अत्यधिक जैव विविधता से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो मानव हो या दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं। तो मतलब पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत सारे जीव जंतु हैं, हम लोग उस पारिस्थितिकी तंत्र का एक छोटा सा हिस्सा हैं। अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। मतलब अपने अस्तित्व के लिए हम लोग इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। जैसे कौन कौन से तत्व हैं? वायु पर हम निर्भर हैं, हम वहाँ से सांस लेते हैं। जल है, उसको हम पीते हैं। मृदा है, जिससे हमें अनाज मिलता है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इसका पुनः सृजन करते हैं, ठीक है। पौधे हो गए, पशु हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, वायु, मृदा, जल, इन सब का पुनः सृजन करते हैं, ठीक है। देखा सुना होगा, साइंस में पढ़ा होगा कि पौधे जो है क्या करते हैं कि CO2 ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो ऑक्सीजन हमारे लिए लाभदायक होती है, ठीक है। और सूक्ष्म जीव जो होते हैं इस तरह के काम करते हैं जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो जंगल होते हैं, वन पार पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर होते हैं। आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि जो हमारा पर्यावरण है, ठीक है, पर्यावरण हम जब भी शब्द बोलते हैं तो हमें बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु नजर आते हैं, मतलब एक जंगल का दृश्य नज़र आता है ना। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में आप देखोगे कि यहाँ पर जो वन पारिस्थितिकी तंत्र है वो प्राथमिक उत्पादक है, और जिस पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंसान, जानवर, पशु पक्षी सभी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वन हमारे हमारे लिए और पशु पक्षियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। कह रहे हैं कि वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह आकार और कार्य में भिन्न विभिन्न है, परंतु आत्मनिर्भरता के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। मतलब वन्य जीवन और कृषि फसल, ठीक है, दोनों का यहाँ पे बारे में बताया गया है। आगे देखिए, भारत में वनस्पति, इंडिया के बारे में बता रहे हैं, इंडिया के बारे में वनस्पति और प्राणी जात में क्या क्या है। तो हम लोग इंडिया के बारे में कायदे से देखेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं बोलूँगा उनको अपने पेन या रजिस्टर लेके बैठिए, तो उसको नोट करते चलिए। देखिए, यदि आप
आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि अगर आप कुछ चीज़ों को देखेंगे तो आपके एरिया में या आपके ज़िले में या आपके प्रदेश में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% मतलब लगभग 16 लाख पाई जाती है। मतलब कि यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की अगर देखा जाए तो 8% उपजातियाँ यहीं मिलती हैं। ठीक है, ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधन के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। मतलब कि अपने 9th वाली एनसीईआरटी में हम लोगों ने कुछ ये डिस्कस करी थी ना, तो उसको कह रहे हैं। अगर आपने 9th वाली एनसीईआरटी नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज़ के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसका इसकी कद्र नहीं करते। मतलब कि हमारे जो जीवन है उसमें वनस्पति जात और प्राणी जात इतना ज़्यादा मिले जुले हैं कि हमें लगता है कि ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखते और हम उनकी कदर नहीं करते। परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है। मतलब पर्यावरण पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो पर्यावरण के जो ये संसाधन है, संसाधन का मतलब क्या है, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, पशु पक्षी हो गए, जल हो गया, ये सब चीज़ों पे दबाव पड़ेगा। अगर हम पर्यावरण पर ध्यान नहीं देंगे, हम जल को बहने देंगे, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा है कि जल की कमी हो जाएगी। अगर हम जीव जंतुओं को मार मार कर खाते ही रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई ना कोई प्रजाति विलुप्ति के कगार पे आ जाएगी। कोई पेड़ है उसको हम काट काट के अपने घरों में फर्नीचर का उपयोग करते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे जंगलों में उस वो वनस्पति ही खत्म हो जाएगी। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर मैं कहूँ कि सागवान का पेड़ है, ठीक है, उसको काट काट के जहाँ जहाँ सागवान दिख रहा है काट काट के उसका इस्तेमाल किया जा रहा है घरों में। ठीक है, घरों में क्या कर रहे हैं, घरों में या तो दरवाजे बना रहे हैं, खिड़कियाँ बना रहे हैं, सोफ़ा बना रहे हैं, कुर्सी बना रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि कॉस्ट तो उसकी बढ़ेगी, साथ साथ वो जो प्रकृति है वहाँ से वो विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, दबाव बढ़ने का मतलब ये है। पानी के जैसे हम लोग आज पानी बचाने के लिए बात करते हैं कि पानी बचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाया जाए, है ना। जल ही जीवन है, इस तरह के स्लोगन चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये डायरेक्शन देती हैं कि हमें पर्यावरण को बचाना है। ठीक है, आगे देखिए, कुछ अनुमान ये कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। मतलब एक डेटा है कि भारत में 10% वन वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। अब ये खतरा आप इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खतरा इंसानों से ही है ना। कुछ क्लाइमेट चेंज होता है, कुछ इंसानों से। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ना आपको डेटा कि 10% जो है वनस्पति खत्म होने के कगार पर है और 20% स्तनधारी खत्म होने के कगार पर हैं। इसमें क्लाइमेट चेंज तो एक बड़ा फैक्टर है ही। इसमें जो हम इंसान हैं, मतलब मानव हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। इसमें कई उपजातियाँ जो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें चीता हैं, गुलाबी सिर वाली बतख हैं। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे चीता के बारे में पढ़ रखो, गुलाबी सिर वाली बतख के बारे में पढ़ रखो, ठीक है, पहाड़ी कोयल के बारे में पढ़ रखो, जंगली चित्तीदार उल्लू के बारे में, मधुका इंसिग्निया के बारे में, महुआ की जंगली किस्म है, ठीक है, मधुका इंसिग्निया महुआ, है ना। और हुबर्डिया हेप्टा न्यूरोन घास की प्रजाति है, हुबर्डिया हेप्टा न्यूरोन। ठीक है, अगर सीटेट में पूछ लें कि ये क्या है, हुबर्डिया हेप्टा न्यूरोन, हुबर्डिया हेप्टा न्यूरोन घास की प्रजाति है। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता है कि आप तक कितनी अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। तो इस चीज़ को हम लोग नहीं क्लियर कर सकते कि अब तक जो प्रजातियां लुप्त हुई हैं वो कितनी लुप्त हुई हैं। ठीक है, आगे देखिए, आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। आपको लगता होगा ये छोटा सा कीड़ा ही है, तो है, कीड़ा है, लेकिन प्रकृति ने अगर उसको बनाया है तो कोई ना कोई रोल ज़रूर होगा। ठीक है, आपको अब बारिश के मौसम में बहुत सारे कीड़े उड़ते दिखेंगे, लेकिन उनका सबका पारिस्थितिकी में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होता है। आप ये ना समझें कि ये छोटा सा कीड़ा है तो इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे आप अगर छोटी सी बात करें, मधुमक्खी है, मधुमक्खी का अपना अलग इम्पोर्टेंस है, मच्छर है उसका अलग इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जो छोटी छोटी टिड्डी होती है उनका अलग इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और कोई भी छोटे कीड़े हों, ठीक है,
तो उनका सबका अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। तो आप इस चीज़ को अगर सोच रहे हैं कि इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है तो गलत सोच रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो कोई भी पेड़ पौधा हो, कोई भी कीट हो, सारे इम्पोर्टेंट हैं किसकी वजह से? पर्यावरण की नज़र से। अब आगे देखिए, इसमें बताया गया लुप्त होते वन, है ना। भारत में जिस पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। मतलब बहुत बड़ी संख्या में वनों की कटाई हो रही है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित इतना, अब इसको याद तो नहीं रखना कि ये डेटा याद रखना है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है। आप देख लीजिए, ये लाखों में है ना, लगभग 8 लाख समथिंग है ना। तो ये काफ़ी बड़ा डेटा है। ये इतना बड़ा वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 24.56% है ना। अब इसमें देखो, कह रहे हैं कि जो सघन वन है, सघन वन 12%, खुला वन जो है 9.26%, और मैंग्रोव जो है वो 1.15 मतलब कि इतना ये है, मतलब कि विलुप्ति के कगार पर है, ठीक है। वनों की कटाई हो रही है और मतलब एकदम से हट गए हैं। आगे देखिए, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, ठीक है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की दी हुई है। इसमें कह रहे हैं कि अनुसार 2017 से सघन वनों के क्षेत्र में 3,976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है सघन वनों के क्षेत्र में, ठीक है। 2017 की तुलना में बात कर रहे हैं के अनुसार, वर्ष 2017 से 19 में बात कर रहे हैं, 2017 से इतने की जो है वृद्धि हुई है, ठीक है। तो थोड़ा सा वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में ये वृद्धि वन संरक्षण उपायों, प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई है। तो मतलब जो ये वृद्धि आपको दिख रही है थोड़ी सी, ये किसके कारण हुई है? वन संरक्षण उपायों, प्रबंधन की भागीदारी और वृक्षारोपण, इन सब के कारण जो है आपको थोड़ा सा एरिया जो बढ़ा हुआ दिख रहा है वनों का, वो इन सब के कारण हुई है। अब देखिए, कह रहे हैं आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसको आयुसीएन बोलते हैं, के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। देखो, आयुसीएन क्या करता है, कुछ श्रेणियाँ बना रखी हैं आयुसीएन। जैसे ये है सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, ठीक है। और इधर बाकी इधर दी हुई हैं, सुभेद, वल्नरेबल इसको बोलते हैं, दुर्लभ जातियाँ, स्थानिक जातियाँ। तो ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है आयुसीएन, ठीक है। तो आयुसीएन के हिसाब से आइए हम लोग देखते हैं कि ये सब क्या चीज़ें हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मतलब छोटी छोटी चीज़ें नोट करते चाहिए। देखिए, आप सामान्य जातियाँ क्या होती हैं? आयुसीएन के हिसाब से सामान्य जातियाँ क्या हैं? सामान्य जातियाँ वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़, कृंतक मतलब रोडोडेंट्स इत्यादि। ये सामान्य जातियाँ हैं, इनकी बातें ज़्यादा नहीं करी जाती। संकटग्रस्त हैं, ये थोड़ी चर्चा की होती है। जैसे ये कौन जातियाँ होती हैं? ये वे जातियाँ होती हैं जिनके लुप्त होने का खतरा होता है, मतलब संकटग्रस्त हैं, है ना, कि लुप्त हो सकती हैं, खतरा है इनके जीवन का। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहीं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर की पूंछ वाला बंदर, है ना, शेर की पूंछ वाला बंदर इंडिया में पाया जाता है। संगाई मतलब मणिपुरी हिरण, जिसको संगाई बोला जाता है। इन सब का जो है जीवन जीवन क्या, इनकी जो प्रजाति है वही संकट में है। संकटग्रस्त जातियाँ बोल रहे हैं, मतलब कि ये कुछ समय बाद ये धरती पर दिखेंगे ही नहीं। इनकी जो जातियां हैं पूरी तरह से इनकी प्रजाति समाप्त हो जाएगी। तो आयुसीएन ने इनको उठा करके संकटग्रस्त जातियों में डाल दिया। अब संकटग्रस्त जातियों में डालने का फ़ायदा क्या होगा? देखो, आयुसीएन जब इस तरह की लिस्ट में डाल देता है तो उन पर सरकारें विशेष ध्यान देती हैं। अब जैसे भारत सरकार है, इन सभी जानवरों पर विशेष ध्यान देगी। अगर इनका कोई शिकार करता है या कोई इनको किसी भी तरह से हानि पहुंचाता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसको सज़ा भी हो सकती है। जुर्माना, सज़ा दोनों हो सकता है, ठीक है। इनका शिकार प्रतिबंधित होगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। जो संकटग्रस्त जातियाँ हैं ना, जिनके लुप्त होने का खतरा होता है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण की संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहीं तो जातियाँ जो है जीवित नहीं, उनकी जातियाँ ही विलुप्त हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या क्या कौन कौन सी जातियाँ दी गई हैं जो संकटग्रस्त हैं, इसको नोट कर लो। मतलब इसको नोट करना है, मैं के लिए कह रहा हूँ तो इसको नोट कर लो। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर की पूंछ वाला बंदर, संगाई, इसको मणिपुरी हिरण कहा जाता है।
अब आगे देखिए, आगे आता है वल्नरेबल। वल्नरेबल क्या होता है? यदि ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है, ठीक है, घट रही है, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती तो और इनकी संख्या घटती रहती है तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। मतलब अगर इसको नहीं बचाया गया, वल्नरेबल जो है, अगर उनको संरक्षण नहीं दिया गया तो किस कैटेगरी में चली जाएंगी? ये चली जाएंगी संकटग्रस्त में, ठीक है, संकटग्रस्त में। किस में चली जाएंगी? ये देखो, संकटग्रस्त में, इस शब्द को ध्यान दो। अगर इधर वल्नरेबल वालों को अगर बचाया नहीं गया तो वो किस में चली जाएंगी? संकटग्रस्त में, मतलब उनकी और स्थिति बिगड़ जाएगी। वल्नरेबल मतलब क्या होता है? ऐसी जातियां जो बड़ी सुभेद हैं, जिनको आसानी से खतरा पहुंचाया जा सकता है, जिनको आसानी से विलुप्ति की कगार पर लाया जा सकता है, वो जातियां होती हैं सुभेद। सुभेद मतलब क्या होता है? बड़ी आसानी से जिसको भेदा जा सके, है ना, बड़ी आसानी से जिसको भेदा जा सके वो होता है सुभेद्य। तो ऐसी जातियों से यहाँ पर दिया हुआ नीली भीड़, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है एशियाई हाथी। क्या दिया हुआ है? एशियाई हाथी। तीसरा दिया हुआ है गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि, इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये सारी जातियां जो हैं कैसी हैं? सुभेद्य हैं। सुभेद्य मतलब इनको आसानी से क्षतिग्रस्त या क्षति पहुंचाई जा सकती है इन जातियों को। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इनका नाम लिख लीजिए। कौन कौन से? नीली भेड़ का नाम लिख लो, ऐसे हाथी का नाम लिख लो, गंगा नदी की डॉल्फिन का नाम लिख लो। ये सारी कैसी हैं? इम्पॉर्टेंट। आगे देखो, दुर्लभ जातियाँ। दुर्लभ जातियाँ क्या होती हैं? इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। समझ में आया? अगर दुर्लभ जातियां को आपने संरक्षित नहीं किया तो क्या इसमें आ जाएंगी? ये भी संकटग्रस्त जातियों में। पहले देखो, दुर्लभ जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है, ठीक है। अगर इनको जो जो भी चीज़, जिस फैक्टर से ये दुर्लभ जातियां हैं, अगर उसको सुधारा नहीं किया, मान लीजिए कि शिकार हो रहा है, अगर आपने शिकार को कम नहीं किया तो क्या है, एक दिन आएगा ये भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी, ठीक है। आप इस चीज़ को नोट रखिएगा कि क्या होता है। अगर दुर्लभ जातियां हैं, उनको प्रभावित करने वाले कारण, मान लीजिए शिकार हो रहा है या फिर कोई मान लीजिए बीमारी हो गई है ना, कि वो जंगल में कोई थोड़ी सी बीमारी फैल गई, वो जातियाँ खत्म हो रही हैं, तो अगर उनको नहीं बचाया गया तो ये संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाएंगी। अब देखो, अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है स्थानिक। स्थानिक क्या होता है? स्थानिक वो होता है कि प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ। अंडमानी टीला, निकोबारी कबूतर। मतलब कि देखो, ये तो नाम दे दिया कि प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ जो होती हैं वो स्थानिक जातियाँ होती हैं, ठीक है। मतलब कोई विशेष क्षेत्र में, मतलब एक छोटा सा एरिया है, एक छोटा सा एरिया है, ये केवल यहीं पाई जाएंगी। भाई साहब, समझ रहे हैं आप? बात को समझ पा रहे हैं? ये छोटा सा एरिया है और मान लीजिए ये निकोबारी कबूतर है, ये केवल यहीं पाया जाता है। ये इस बाउंड्री के बाहर जाओगे, यहाँ जाओगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ आओगे तो मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा। तो पर्टिकुलर इनका एक एरिया होता है छोटा सा, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? स्थानिक जातियाँ। अब देखो कौन कौन सी हैं, जैसे अंडमानी टील, सॉरी अंडमानी टीला मैंने बोलता, अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल के मिथुन, इन जातियों के उदाहरण हैं। मतलब कि ये क्या हैं? सारी स्थानीय जातियां हैं, ये किसी विशेष स्थान पर ही पाई जाएंगी, ठीक है। अंडमानी टील जो है वो कहाँ पाया जाएगा? अंडमान में पाया जाएगा। निकोबारी कबूतर है, अगर आपको निकोबारी कबूतर देखना है तो आपको निकोबार जाना पड़ेगा। अंडमान निकोबार का पार्ट है ना निकोबार, तो निकोबार जाना पड़ेगा। अंडमानी जंगली सुअर आपको देखना है तो आपको अंडमान जाना पड़ेगा। अगर आपको मिथुन देखना है तो अरुणाचल प्रदेश में जाना पड़ेगा। तो ये क्योंकि वो वहीं मिलती हैं, स्थानिक हैं। आगे देखिए, लुप्त जातियाँ। लुप्त जातियाँ क्या होता है? अब देखो, ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवास में खोजने के कारण अनुपस्थित पाई गई। मतलब मान लीजिए कि कोई लुप्त जाति है, ये यहाँ रहती थी, हम गए कुछ दिन बाद देखा वो वहाँ पे एब्सेंट थी, तो क्या होगा? ये कह देंगे कि वो लुप्त है। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। तो मतलब यहाँ पे एरिया पे देखा, यहाँ पे नहीं मिला, फिर हम दूसरे देश गए, एक सोचा कि वहाँ शायद मिल जाए इसकी प्रजाति, वहाँ गए वहाँ भी नहीं मिला, ठीक है। तो दो तीन जगह ऐसे देखा तो कहीं नहीं मिला, तो हमने कहा कि ये भैया लुप्त हो चुकी है, ये ना हमारे देश में है, ना पड़ोसी देश में है, ना किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में है, मतलब कहीं नहीं मिल रही है। ढूंढा, बहुत ढूंढा, नहीं मिल रही। तो कैसी हो गई? लुप्त जातियाँ हो गई। अब देखो, लुप्त जातियाँ कौन सी हो गई? जैसे क्या होगा?
देखिए एशियाई चीता, ठीक है, एशियाई चीता, चीता होते हैं लेकिन एशियाई चीता की बात कर रहे हैं। एशियाई चीता चले गए हैं। गुलाबी सिर वाली बतख थी एक चिड़िया, वो भी चली गई है, ठीक है, अब नहीं मिलते, ठीक है ना। अब देखिए एशियाई चीता कहाँ चले गए, कह रहे हैं एशियाई चीता कहाँ चले गए। देखो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है। सबसे तेज मतलब बहुत तेज दौड़ता है। कितनी तेज दौड़ता है? 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, ठीक है। और कैसा है, बिग जो कैट होती हैं, बड़ी बिल्लियाँ होती हैं, उनका एक सदस्य है। लोगों को आमतौर पर भ्रम होता है कि चीता एक तेंदुआ है, लेकिन चीता अलग है, तेंदुआ अलग है। चीते की विशेष पहचान कैसे करेंगे? आँख के कोने से मुंह तक नाक की दोनों तरफ आंसुओं की लकीर नुमा निशान होता है। इस चीज़ को नोट कर लो भैया, क्या पता सीटेट में आ जाए, है ना। अभी चीता होता है इस साल काफ़ी चर्चा में थे ना, तो ये आ सकता है। देखो आँख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीर नुमा निशान है होती है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? चीता होते हैं। 20वीं शताब्दी से पहले चीता अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो ये जाति बहुत पहले 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी। तो अगर पूछा जाए या स्टेटमेंट दी जाए कि भारत में जो चीता है उसकी प्रजाति 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगी, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही है। इस चीज़ को सही करके आना, ठीक है। तो आप इस सन को भी नोट कर लो कि भारत में कब लुप्त घोषित करी गई, 1952 में। अभी फिर से कुछ चीते आए हैं, ठीक है, लेकिन वो कौन से चीते हैं? अफ्रीकी चीते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधन में परिवर्तित कर दिया है। मतलब प्रकृति को संसाधन में परिवर्तित कर दिया है। आगे देखो कैसे कर दिया है। देखो हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबर, दवाई, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। कौन? हम ही, मतलब इंसान लोग, है ना। भारत में वनों को सबसे ज़्यादा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ। मतलब कि अंग्रेज़ों के ऊपर हमने जो है एक तरह से आरोप लगा दिया कि रेल लाइन में, कृषि में, व्यवसाय और वानिकी और खनन क्रिया जो उन्होंने करी अंग्रेज़ों ने, उसके कारण हमारा पर्यावरण खराब हुआ। मतलब उसका हमें लाभ मिला और ना मिला उसकी बात अलग है, लेकिन उन्होंने हमारा पर्यावरण खराब किया। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार ब्रिटिश हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया। अब आगे देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधन के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। तो काफ़ी बड़ा एक एरिया जो है वो कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया है। कब? 1951 से 1980 के बीच। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या पता इस तरह की लाइनें डायरेक्ट सीटेट उठा के रख देता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। खास करके एसएसटी वाले, ठीक है, खास करके एसएसटी वाले। अधिकतर जातियाँ अधिकतर जनजातियाँ क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित झूम खेती अथवा स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। मैंने ये बताया था आपको, स्लैश और बर्न खेती जो होती है, झूम खेती, स्थानांतरित खेती, ये मैंने 9th वाली एनसीईआरटी में बताया था, या 8th वाली एनसीईआरटी मैंने बताया था। उसको आप देखना क्या होता है, ठीक है, आप इसको एक बार देख लेना। क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? क्या प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? देखिए आगे, हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्र में संवर्धन, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई। देखो क्या होता है कि अगर कोई दूसरे कॉन्टिनेंट में कोई पौधे या पेड़ पौधे को या जीव जंतु को ले जाए, जैसे मान लीजिए, देखिए मान लीजिए ये अमेरिका है और ये मान लीजिए एशिया है, ठीक है।
अमेरिका से अगर कोई पौधा एशिया में ले आए तो कभी कभी क्या होता है कि ये अमेरिका वाला पौधा यहाँ तो ठीक था, लेकिन यहाँ जब आता है ना, कॉन्टिनेंट बदलता है, इसका जलवायु बदलती है, ऐसी नई जलवायु में आता है, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उगना शुरू कर देते हैं। जैसे गाजर घास है ना, गाजर घास देख आपने सुना होगा या देखा होगा, ये अपनी यहाँ की प्रजाति नहीं, ये विदेशी प्रजाति है, और जब इंडिया में आई तो इतनी ज़्यादा फैल गई, ये फसलों को नष्ट करने लगी। एक तालाब में एक जलकुंभी जो होता है, जलकुंभी जैसा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, या जलकुंभी ही बोलते हैं, तो वो पूरे तालाब में फैल जाती है हरी हरी, वो भी क्या है, यहाँ की प्रजाति नहीं है, वो विदेशी प्रजाति है। ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों ने लाई, और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट या एक देश से दूसरे देश में जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलने लगती हैं। अब क्या करें कि एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ की दूसरी जातियाँ खत्म हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर सागवन के एकल रोपण से दक्षिण भारत में, अब देखिए, एक तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि जब कॉन्टिनेंट बदलता है तो क्या होता है कि वो जाके दूसरे के बहुत ज़्यादा इन्वेजिव हो जाती हैं, ठीक है, इन्वेजिव हो जाती है। और यहाँ पर एक चीज़ बता रहे हैं कि क्या होता है कि अगर एक ही प्रजाति आप लगा रहे हैं, मतलब कि सारी प्रजाति, जैसे जंगल में आप देखो ना, तो बहुत सारी विविधता होती है कि उसमें आम भी मिल रहा, महुआ भी मिल रहा, सागौन भी मिल रहा, बरगद भी मिल रहा, पीपल भी मिल रहा, नीम भी मिल रहा, हर जगह ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन क्या होता है, अगर आपने खुद से खेत लगाए हैं और एकल वृक्ष जाति लगाई है, मतलब जैसे क्या है कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं, सागवन के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों को नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि अगर आप जैसे देखा होगा हाईवे किनारे, आजकल सरकारें क्या करती हैं, हाईवे किनारे जब ग्रीन बेल्ट लगाती हैं ना, ग्रीन बेल्ट समझते हैं, जैसे कि ये हाईवे है, ठीक है, तो इसके किनारे किनारे हरे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो ये हरे पेड़ पौधे एक ही पेड़ नहीं कि आम का लगाया तो आम ही लगा दिया, महुआ लगाया तो महुआ ही लगा दिया, मिक्स करके लगाते हैं। क्यों? अगर एक ही लगा दोगे ना, तो फिर वो क्या करेगा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। एक ही जाति के अगर पेड़ लगा दिए गए तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए पेड़ पौधे मिक्स करके लगाए जाते हैं कि 4-5 आम के लगा दिए, 4-5 महुआ लगा दिया, 4-5 नीम का लगा दिया, 2-4 बरगद लगा दिया, 10-5 पीपल लगा दिया, इस तरह। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो जो बड़ी विकास परियोजनाएं होती हैं उनसे भी क्या होता है, वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। देखो कैसे कह रहे हैं, 1952 की नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व, देखो बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है सीटेट कि बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो कहाँ पे बताओगे, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया। किसने? खनन ने, ठीक है। कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों, अब जब खनन होता है तो भाई जंगल काटे जाते हैं, ऐसे नहीं कि बस नीचे से खोद लिया। खनन के लिए पहले वनों को साफ करना पड़ेगा ना। अब जो मान लो कि तुमने इतना बड़ा, मान लीजिए कि 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा जंगल काट दिया, तो उसमें 1 किलोमीटर लंबे 1 किलोमीटर चौड़े जंगल में मान लीजिए 100-200 बंदर थे, कुछ नीलगाय थी, कुछ एक दो क्या कहते हैं कि कोई अन्य जानवर थे, कुछ तितलियां थी, कुछ मोर थे, कुछ चिड़िया थी, है ना। तो वो सारी अब क्या होंगी, वहाँ से हट जाएंगी। जब वहाँ से हट जाएंगी तो वो अब संकट, अब काफ़ी सुबेद हो गई, मतलब क्या, वल्नरेबल हो गई। अब उनको आसानी से आदमी पकड़ सकता है, मार सकता है, तो वो प्रकृति में तो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ना। लेकिन आपने क्या किया, खनन के लिए उनको हटाया। जब जंगल काटे तो हटाया क्या, अपने आप ही हट गई, ठीक है। तो देखो कह रहे हैं कि डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है, ठीक है। कौन? बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया और कई जातियां, जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है, के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। एलिफेंट कॉरिडोर होता है ना, एलिफेंट कॉरिडोर, तो उसको भी इसने बाधित किया, ठीक है, एलिफेंट कॉरिडोर को भी इसने बाधित किया। अब आगे देखिए, कह रहे हैं कि बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों
की बर्बादी से पशुचरण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। मतलब कि बहुत सारे अधिकारी और पर्यावरणविद मानते हैं कि जो वन संसाधन की बर्बादी में पशुचरण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब पशुचरण और लकड़ी कटाई, यद्यपि इनमें से कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काट कर की जाती है। मतलब लकड़ी अगर जलाने वाली भी चीज़ है तो वो कह रहे हैं कि टहनी काट कर कर सकते हैं, पूरा पूरा का पूरा पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं है ना? कि पेड़ों की टहनियाँ काट कर क्या की जा सकती है, पूरे पेड़ काट कर, ना कि पूरे पेड़ काट कर। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। अब देखिए, कभी कभार क्या होता है, वनों के जो संसाधन है, सरकार उनको अगर कैप्चर करना चाहती है तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनसे उनका क्या होता है, डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है, सरकार का स्थानीय लोगों से विवाद हो जाता है। तो उस चीज़ को समझाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो हिमालयन युव यव दिया है, यव दिया है, सॉरी, यव दिया है। इंग्लिश में ये पढ़े तो हिंदी में यव। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है अगला टॉपिक हम लोग आगे से यहाँ से डिस्कशन जो है, यहाँ से डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आपको भी जो है कम से कम दिमाग पे जो पड़े और चीज़ें जल्दी याद हो जाएँ, इसलिए हम लोग जो है इसको वीडियो को जो है पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। कहाँ तक? ये हिमालयन यव तक। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं एनसीईआरटी की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वीडियोज़ मैंने रिकॉर्ड करी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर रिकॉर्ड करें हैं, उसको ज़रूर देखिए। वहाँ से आपका जो है काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो अभी पढ़ लीजिए, अभी टाइम है। ठीक है, नहीं तो फिर अगस्त आने जाएगा, अगस्त आने के बाद 19 दिन रहेगा, जिस दिन से अगस्त चालू हो जाएगा तो एनसीईआरटी पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो अभी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, अभी टाइम है। अभी देखिए, कह रहे हैं कि हिमालयन यव, इंग्लिश में यीव या यव, जो भी आपको ठीक लगे वो बोल सकते हो। देखो, हिमालयन यव जो है चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। तो क्या है, अगर पूछ ले सीटेट में कि हिमालयन यव क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, सदाबहार वृक्ष है। एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाएगा ये? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियाँ, टहनियाँ जो हैं और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकलता है। तो अगर पूछें कि टक्सोल नामक रसायन कहाँ से निकलता है, तो हिमालयन यव से, तथा इससे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए जो है उपयोग किया था। कुछ कैंसर रोग के उपचार के लिए उपयोग किया था। ठीक है, इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। तो कैंसर औषधि है एक तरह से। ठीक है, क्या? हिमालयन यव। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। अब देखिए, यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं, तो ये एक तरह से क्या है, प्रकृति को नुकसान हुआ। प्रकृति को नुकसान क्या? मतलब इंसानों के लिए नुकसान हुआ, प्रकृति को भी नुकसान हुआ, क्योंकि पेड़ सूख गए। अगर ये पेड़ बहुत सारे मात्रा में होते तो कैंसर का उपचार करने में थोड़ा आसानी होती है ना। तो ये इस तरह के संसाधन जो हैं वो प्रकृति में मिलते हैं मुफ्त में, है ना। तो आप देखिए, ये वीडियो को हम लोग आज यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपने इससे पहले एनसीईआरटी की वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, एनसीईआरटी की वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी देखोगे ना तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जहाँ से सीटेट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। सीटेट ही नहीं, मतलब कई सारे एग्जाम में जहाँ से मतलब एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के रख दिए जाते हैं। मतलब मैंने पिछली वीडियो में एक मैंने कराई है मैराथन वीडियो। ठीक है, मैराथन वीडियो कराई है, उसमें मैंने 2022 के पीवाईक्यू कराए हैं। तो उसमें मैंने आपको विद प्रूफ, है ना, विद प्रूफ दिखाया गया है कि कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। डायरेक्ट मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट दिखाया है और इधर 2022 का क्वेश्चन दिखाया है। तो आप दोनों को कंपेयर करोगे तो ये जो लाइन लिखी है वही लाइन यहाँ क्वेश्चन में सीटेट ने लिख दी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि सीटेट के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहे एसएसटी का एग्ज़ाम हो
सेकंड पेपर वाला शाम वाला हो या फिर फर्स्ट पेपर में जो पर्यावरण वाला सेक्शन हो उसके लिए। तो एनसीईआरटी आपने अगर नहीं पढ़ी है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम लोग यहाँ से डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, जो लिखा हुआ है भारत में जैव विविधता। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, पुरानी एनसीईआरटी को देखिए, सीडीपी पढ़िए, मैथ पढ़िए, जो भी आपका सब्जेक्ट है सेकंड पेपर में उसको पढ़िए। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।